दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। अभी जो शेर हमने आपके सामने पेश किया ये शेर अल्लामा इकबाल का है, जिसमें तुर्कों की बहादुरी और शुजाअत की तरफ इशारा किया गया है। पर अब तो खबर आई है कि उसने तुर्कों की कायरता को जग जाहिर कर दिया है, जो बताता है कि वो लोग और थे जिनके पास ईमान हुआ करता था। पर आज का तुर्कों का देश तुर्की खुद ही इजराइल और अमेरिका का गुलाम हो चुका है, क्योंकि इजराइल को हथियार देने वालों तुर्की नाम भी सुनने को मिल रहा है और दावा किया जा रहा है कि तुर्की बड़े पैमाने पर इजराइल को हथियार और गोला बारूद भेज रहा है। पर अफसोस, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों के लिए लंबी लंबी डींगे हाँकने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम है रजब तैयब अर्दगान। इन्हीं के मुल्क का नाम है तुर्की। गजा में 32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पर अभी भी मुसलमानों के होने वाले खलीफा अर्दोगान साहब सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बकैती कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अर्दोगान एक तरफ नेतन्याहू के लाल लाल आंख दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीठ पीछे नेतन्याहू से यारी निभा रहे हैं। दुनिया के जाने माने न्यूज़ आउटलेट इस बात का दावा कर रहे हैं कि भले ही तुर्की लगातार इजराइल को आंख दिखा रहा है, पर अगर इसमें थोड़ी सी सच्चाई है तो इसे फरेब और मक्कारी कहा जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट द क्रेडल ने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जनवरी में तुर्की ने इजराइल को कीमती मेटल, केमिकल, कीटनाशक, न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स, बारूद, विस्फोटक, विमान के पार्ट्स और हथियारों और गोला बारूद समेत तकरीबन $319 मिलियन का सामान भेजा। लेकिन जब ये विवाद बढ़ने लगा, चारों तरफ से तुर्की की आलोचना होने लगी। हर तरफ से रजब तैयब अर्दगान के फ़लस्तीन प्रेम पर सवाल उठाने लगे। तब तुर्की में हड़कंप मच गया। चारों तरफ से लानत मलामत होने के बाद तुर्की ने अब इन खबरों और दावों का खंडन करना शुरू कर दिया। पर सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है कि ना अर्दगान इजराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया और ना ही तुर्की गजा के भीतर पहुंचकर लोगों को बचाया। सिर्फ गाल बजाने से जंग नहीं जीती जा सकती। जबकि तुर्की ने खुले तौर पर हमास का समर्थन किया है और अपनी सरजमीन पर हमास के लोगों को जगह भी दे रखी है। पर इजराइल को हथियारों से मदद करने के सवालों से रजब तैयब अर्दगान बिल्कुल बौखला गए हैं, क्योंकि इस तरह की खबरों से वो खुद को मुसलमानों का खलीफा नहीं बना सकते और ना ही टीवी सीरियल के ड्रामों से खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित कर सकते हैं। ऐसे में अर्दगान पर फ़लस्तीन के मामले में सिर्फ खोखली बयानबाजी ही देते आए हैं। तुर्की इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात के इल्ज़ामों पर सफाई करते हुए कहा कि तुर्की ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे फ़लस्तीनियों और उनके मकसद को नुकसान पहुंचे। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने मंगल के रोज़ अपने बयान जारी कर कहा कि कुछ मीडिया संगठनों के जरिए झूठे दावे सामने आए हैं, जिसमें इजराइल को तुर्की की तरफ गोला बारूद और हथियार देने का दावा किया गया। लेकिन तुर्की हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत करता है और फ़लस्तीन को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी काम में शामिल होना ही नामुमकिन है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी इजराइल के साथ सैन्य प्रशिक्षण, अभ्यास और रक्षा उद्योग सहयोग समेत कोई गतिविधि नहीं है। मंत्रालय ने मीडिया आउटलेट्स में छपी खबरों का खंडन करते हुए झूठा करार दिया। इसके अलावा तुर्की संचार निदेशालय के सेंटर फॉर काउंटिंग डिसइंफॉर्मेशन ने भी कई सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने के बाद रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। हालांकि अगर द क्रेडल की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाए तो तुर्की पर बहुत से सवाल उठते हैं। द क्रेडल ने अल मॉनिटर के हवाले से अर्दगान का एक बयान का भी जिक्र किया है, जिससे अर्दगान ने जुमेरात को एक चुनावी रैली में भीड़ से खिताब करते हुए कहा कि मैं नेतन्याहू नामी शख्स को रब के हाथ में छोड़ रहा हूं, उस पर अल्लाह की लानत। यहाँ तक कि अर्दगान ने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से भी कर दी। द क्रेडल ने रोजनामा करार के हवाले से यह भी बताया कि इजराइल के साथ तुर्की के कारोबार मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन एसोसिएशन मुस्ताइद से जुड़ी कंपनियों के जरिए चलाया जाता है, जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान की हिमायत हासिल है। करार की रिपोर्ट में उन कंपनियों का हवाला दिया गया है जो इजराइल को साजो सज्जा सामान भी अभी दे रहे हैं, जैसे वेब होल्डिंग, IPCS, पामुकले, काबलो, एरन होल्डिंग और तोस्याली। ये कंपनियां कपड़ा, ऊर्जा, निर्माण सामग्री और रक्षा संबंधित उत्पाद भी शामिल हैं। द क्रेडल ने भी लिखा है कि अर्दगान को इजराइल के साथ कारोबारी रिश्ते में कटौती नहीं करने पर आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि उनकी अपनी सत्तारूढ़ जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी गठबंधन सहयोगी भी शामिल है। अल मॉनिटर ने कहा कि जुमे के रोज न्यू वेलफेयर पार्टी के नेता फाती आरबाकन ने कहा कि वे हमें बता रहे हैं कि हम न्यू वेलफेयर पार्टी की वजह से हार रहे हैं। ये हम नहीं हैं जो आपको खो रहे हैं, ये आप हैं जो इजराइल के साथ कारोबार करना जारी रखते हैं। तुर्की नागरिक समूह मजलूमदार ने इसी महीने की शुरुआत में इजराइल के साथ कारोबार करने वाले तुर्क कारोबारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। तुर्की पर इल्जाम है कि अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच इजराइल को $1.1 बिलियन का माल निर्यात किया। गजा जंग के बावजूद ये बीते साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है।
दरअसल तुर्की के पास अब खबरों का खंडन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। लेकिन तुर्की के दावों के बारे में अगर कायदे से पड़ताल की जाए तो इस बारे में इजरायली मीडिया ने भी इसी साल जनवरी में एक खबर लिखी थी। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने 22 जनवरी 2024 को अपनी एक खबर में बताया कि इजराइल और हमास के तनाव के बाद तुर्की ने इजराइल की जरूरत के सामान देना बंद कर दिया। इस खबर में टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि अक्टूबर के बाद इजराइल के खिलाफ तुर्की ने पहला प्रतिबंध लगाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 12 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि तुर्की ने अपनी कंपनियों को इजराइल को निर्यात करने के लिए मदद बंद कर देगा और ये यहूदी राज्य के साथ कारोबार को सब्सिडी या समर्थन नहीं देगा। इस उपाय को कारोबारियों के एक इशारे के तौर पर देखा जा सकता है कि अगर वे इजराइल के साथ कारोबार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोई मुश्किल आने पर तुर्की की सरकार उनकी मदद नहीं करेगी। अगर इजरायली मीडिया के इस खबर पर गौर करें तो इससे यही बात समझ में आती है कि तुर्की ने सरकारी तौर पर इजराइल से कारोबार करना बंद कर दिया, लेकिन गैर सरकारी कंपनियां कारोबार कर सकती हैं। लेकिन अगर इजराइल के साथ गैर सरकारी कंपनियों को कारोबार करने में कोई दिक्कत पेश आएगी तो तुर्की की सरकार उनकी मदद नहीं करेगा। तो ऐसे में सवाल है कि तुर्की के साथ इजराइल के कारोबार अभी जारी है। भले ही तुर्की सीधे तौर पर कारोबार ना कर रहा हो, पर तुर्की की कंपनियों को इजराइल के साथ कारोबार करने पर रोक नहीं है। मतलब साफ है कि मीडिया आउटलेट में छपने वाली खबरों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर तुर्की और इजराइल के बीच कारोबार नहीं चल रहा तो फिर तुर्की के भीतर कुछ कंपनियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया। हालांकि अगर तुर्की के इतिहास पर गौर करें तो तुर्क बहुत ही खुददार कौम मानी जाती है। तुर्की की बहादुरी और शुजायत की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। तुर्क कौम ने मंगोलों से खुद को महफूज किया है और दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर रोमन एम्पायर को जमींदोज कर दिया। तुर्कों की सल्जुक एम्पायर से भी दुनिया के कई देश थर थर कांपते थे, लेकिन उस्मानी एम्पायर ने तुर्कों की तारीख ही बदल कर रख दी। तकरीबन 623 साल तक चलने वाली तुर्क एम्पायर को ही दुनिया ऑटोमन एम्पायर और खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानती है। तुर्कों की अगर बात की जाए तो 1299 से लेकर 1922 तक उस्मानी साम्राज्य चला, लेकिन अरबों की बगावत और पश्चिमी देशों की गहरी साजिश ने तुर्क साम्राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके पीछे विदेशी कर्ज, अय्याशी, पायल की झनकार, यूरोप की बारबालाओं के जलवे, नशाखोरी को जिम्मेदार माना जा सकता है। इस्लाम में 4 से ज्यादा शादियों की मनाही के बावजूद भी इनके कई गैर इस्लामिक काम थे। हर बादशाह अय्याश पसंद नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि इनके 600 साल की तारीख में सबसे ज्यादा आशिक रसूल केवल एक ही शख्स था, जिनको आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कहा जाता है, जिन्होंने मरते दम तक फिलिस्तीन को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दिया। इससे पहले कि तुर्क साम्राज्य से पहले अमीर मिस्र सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का किरदार आज भी याद किया जाता है, जिन्होंने ईसाई और यहूदी बादशाहों से भी अपने अच्छे और दोस्ताना रिश्ते रखे, पर बैतुल मुकद्दस को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दिया। सलाउद्दीन अयूबी जैसा बादशाह आज तक नहीं हुआ जिसके पास हिम्मत भी थी और गैरत भी। सलाउद्दीन अयूबी जितनी 2% गैरत भी अगर अरबों के पास हो जाए, अरब वाले अपने महलों से निकलकर फलस्तीन पहुंच जाते। अगर सलाउद्दीन जितना 5% हौसला भी जुब्बों वालों में हो जाए तो ये फलस्तीन से छोड़कर इजराइल वापस नहीं लौट जाएगा। जिन देशों से लौटकर जोयानियों ने फलस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया, पर अफसोस तुर्कों का खून पानी हो गया। जुब्बे वालों से तो कोई उम्मीद करना ही बेईमानी है, क्योंकि इन लोगों में बेईमानी और मक्कारी कूट कूट कर भर चुकी है, जिसे उभर पाना फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, हर कोई मस्ते मय ज़ोके तनासानी है। हर कोई मस्ते मय ज़ोके तनासानी है तो मुसलमान हो या अंदाज़े मुसलमानी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो YouTube के वीडियो लिंक को Facebook, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।